हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, यानी पौधों के बारे में। तो आपने जाना था जो पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और इस बेसिस पे हमने क्या किया था, पौधों का वर्गीकरण यहाँ पे किया था। किस आधार पे किया था, हमने देखा था उनकी ऊंचाई कितनी है, उनके जो तने हैं वो किस प्रकार के हैं और उनके जो ब्रांचेस हैं यानी शाखाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आया था वो आया था पौधे के भाग यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब हम जानेंगे जो पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास जो पौधे के भाग में आया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ की। जड़ यानी कि रूट। यहाँ पे ये क्या है, रूट है। तो रूट कहाँ होती है, मैंने आपको कल बताया था। ये क्या है, ये जमीन है। जमीन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो पौधे का जमीन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। रूट यानी कि जड़। सेकेंड जो हमारे पास आया वो आया तना। तो रूट के जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जो आपको ये मिड पोर्शन में दिख रहा है, ये क्या है, तना है। और तने को हमने क्या कहा था, तने को हम कहते हैं स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आया है वो आया है पत्तियां, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इन्हें हम पत्तियां कहते हैं। और क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं पत्तियों को। और हमने क्या कहा, लीफ कहा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया था वो आया था पुष्प यानी कि फूल। फूल को हमने क्या कहा, फूल को हमने कहा फ्लावर। और लास्ट जो हमारे पास पार्ट आया वो क्या आया, वो आया फल। फल को यानी कि हमने क्या कहा, फ्रूट कहा। ये हमने क्या देखे, हमने देखे कि जो पौधे के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने जाना। आपने उनके नाम देखे और देखा कि इनकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक एक जो पार्ट था उसके बारे में जाना था। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग आई थी वो क्या आई थी, सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग आई थी वो आया था तना। तना यानी कि स्टेम। तो स्टेम के बारे में हमने क्या जाना, आपने देखा इसमें पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि लगते हैं। इसमें क्या क्या लगती हैं, पत्तियां लगती हैं, कलियां लगती हैं, फूल लगते हैं और फल लगते हैं। लेकिन हमने क्या जाना, हमने देखा तना जड़ों से पानी को पत्तियों और अन्य भागों तक और पत्तियों से भोजन को जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक लेके जाता है। क्या कर रहा है तना, पानी को जड़ों से अन्य भागों तक लेके जा रहा है और भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक लेके जा रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ, जो पानी अवशोषित होगा, जो पानी एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे होगा, रूट्स में होगा। और भोजन का जो निर्माण होगा, जो फूड की जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, लीफ में होगी। लेकिन हमने क्या जाना, इसके एग्जाम्पल आपके पास आए हैं आलू, रतालू, अदरक और प्याज। ये क्या होते हैं, ये तने हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, अभी हमने बात की थी कि जो मिट्टी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हमने जड़ कहा था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, तने होते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, आलू है, आलू भी एक तना है, रतालू एक तना है, अदरक और प्याज भी क्या है, एक तना है। परंतु रहते कहाँ पे हैं, ये जमीन के नीचे रहते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो जमीन के नीचे होते हुए भी वो क्या होते हैं, तने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आया था वो हमने पढ़ा था पत्ती के बारे में, यानी कि लीफ के बारे में। तो लीफ के बारे में हमने क्या पढ़ा, आपने देखा पत्ते पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अधिकांश पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों के विभिन्न आकार होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, जो पत्तियां होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। क्यों, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। पौधे अपने लिए जिस भी भोजन का निर्माण करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो पत्तियों में करते हैं। जिस प्रकार से हमारे किचन में भोजन का निर्माण हो रहा है उसी प्रकार जो पौधे में जो भोजन का निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो पत्तियों में हो रहा है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स का जो किचन है वो क्या है, पत्तियां हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही आपने क्या जाना कि अधिकांश जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। प्लस आपने क्या जाना, पत्तियां विभिन्न आकार की होती हैं। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आपने देखे तो उनकी जो पत्तियां होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट आपने यही बात की थी कि जो पत्तियां होती हैं वो विभिन्न आकार और उसमें विभिन्न क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट हमने क्या जाना था कि पत्तियों में शिरा विन्यास होता है। पत्तियों पर शिराओं और शिरा के जो पैटर्न होते हैं उसे हमने शिरा विन्यास कहा था। और उसके बाद हमारे पास क्या आया था, शिराएं आई थी। पत्तियों में धागे जैसी जो संरचनाएं एक जाल बनाती है जिसे हमने क्या कहा था, शिराएं कहा था। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये एक पत्ती है
और यहाँ पे ये क्या निकल रही है, शिराएं निकल रही हैं। ये क्या है, शिराएं हैं। अब ये जो शिराएं हैं ये क्या कर रही हैं, जाल यहाँ पे बना रही हैं। इस जाल को हमने क्या कहा था, इस जाल को हमने कहा शिरा विन्यास। यानी सिराओं का जो विन्यास है, सिराओं की जो संरचना है, सिराओं का जो पैटर्न है, उसे हमने क्या कहा था, सिरा विन्यास कहा था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिरा विन्यास के बारे में। नेक्स्ट हमने उससे पहले हम क्या देखेंगे, मिड रिब देखेंगे। अब मिड रिब क्या है, यहाँ पे आपको बीचों बीच में एक डंडी नुमा संरचना दिख रही होगी, उसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। तो अन्य सिराओं की तुलना में ये जो बीच की जो लाइन होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। आपने देखा होगा, आपने जब भी पत्ती को पकड़ा तो पत्ती को जब आप तोड़ते हो तो दो साइड से तोड़ते हो। पहले आपने ये वाला भाग तोड़ा, फिर आपने ये वाला भाग तोड़ा, बीच में आपके पास एक डंडी आपको मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। तो मिड रिब कैसी होती है, अन्य से जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, जो पत्ती के बीचों बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। इसके बाद हमने क्या जाना था, कल हमने जाना था विन्यास के प्रकार होते हैं, और कितने प्रकार के विन्यास हमारे पास आए थे, 2 प्रकार के विन्यास के बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहला जो विन्यास हमारे पास आएगा वो आएगा जालीदार। अब जालीदार को हम क्या कहते हैं, जालीदार को हमने कहा रेटिकुलेट वेनेशन। तो यानी सिरा विन्यास को हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं, और जालीदार विन्यास को हमने क्या कहा, हमने कहा रेटिकुलेट वेनेशन। तो क्या होता है रेटिकुलेट वेनेशन में, आप देखेंगे यदि सिरा विन्यास मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो इसे जालीदार कहा जाता है। उदाहरण के लिए पीपल। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, मिड रिब जो मैंने आपको बताई है, मिड रिब के दोनों ओर बहुत सारी सिराएं निकलती हैं, बहुत सारी सिराएं निकलेंगी और क्या बनाएंगी, वहां पे एक जाली बनाएंगी। तो जैसे नाम ही बता रहा है जालीदार, यानी कि जो पत्ती होगी, पत्ती कैसी होगी, जालीदार होगी। आपने जब भी पत्ती को देखा होगा तो आपने ऐसे ऊपर करके जब देखा होगा तो आपको बहुत सारी उसमें जालियां दिखाई दी होंगी, तो वो क्या होती हैं, वो जालीदार, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन हम उसे कहते हैं। क्या एग्जांपल है रेटिकुलेट वेनेशन का, पीपल है, और भी जो भी पेड़ आपको, जो बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, वो क्या होंगे, उसमें किस प्रकार की पत्ती पाई जाएगी, रेटिकुलेट वेनेशन प्रकार की, यानी कि जालीदार पत्ती उसमें पाई जाएगी। और आपको ये भी याद रखना है कि किस प्रकार के प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, जो पेड़ होते हैं, जो ट्री, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, हमने हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में पढ़ा था। तो ट्री में जो पत्तियां, ट्री की जो पत्तियां होती है, उसमें किस प्रकार का वेनेशन होगा, जालीदार होगा। जालीदार वेनेशन को आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो पत्ती आपको दिख रही है, ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन का प्रकार है। क्या बताया गया है, ये तो आपको मिड रिब आपको बताई गई है, मिड रिब है ये, और ये आपको बहुत सारी शिराएं दिखाई दे रही हैं, और इसकी क्या हो रही है, इसमें और भी यहाँ से शाखाएं निकल रही हैं, शाखाएं यानी कि और भी बहुत सारी लाइनिंग निकल रही हैं, जो इस पूरे वेनेशन को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट, पूरी एक जाली का बना रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे एक जाल बन रहा है पूरा। तो इस प्रकार के वेनेशन को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन या फिर जालीदार संरचना। और किस में पाया जाता है, जितने भी ट्री होते हैं उनमें सारे में किस प्रकार का वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट को ही हम जालीदार कह रहे हैं, आप याद रखेंगे, रेटिकुलेट को ही हम क्या कह रहे हैं, जालीदार कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने जाना कि जो जालीदार होता है वो किस प्रकार का वेनेशन उसमें पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आएगी अब समांतर, यानी कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो आप देखेंगे घास की पत्तियों में शिराएं, और जो शिराएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे स्थानों को समांतर कहा जाता है। अब क्या यहाँ पे हो रहा है, पहले हमने देखा कि जो पत्ती थी, पत्ती में क्या था, मिड रिब था, मिड रिब के दोनों ओर से क्या निकल रही थी, बहुत सारी जो शिराएं निकल रही थी, बहुत सारी धागे नुमा संरचनाएं निकल रही थी। तो उन संरचनाओं से मिलकर एक जाल बन रहा था, और जो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा था, जालीदार बना रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पत्ती है, और पत्ती जैसे कि ये एक पत्ती हमने, ये एक है लीफ है। अब इस लीफ में कैसा वेनेशन पाया जा रहा है, इस प्रकार का। ये जो शिराएं होती हैं ये समांतर हैं, यानी कि एक दूसरे को काट नहीं रही है, सीधी क्या हो रही है, सीधी है और आगे को बढ़ रही है। इस प्रकार की ये जो रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं, कैसे हैं, ये समांतर हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इस प्रकार का जो वेनेशन हमने देखा था, कहाँ पे देखा, हमने घास की पत्तियों में देखा। आपने घास देखी होगी, घास में आपने देखा होगा इस प्रकार का आपको वेनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के वेनेशन को हमने क्या कहा, पैरेलल वेनेशन कहा। क्या कहा हमने, पैरेलल या फिर समांतर कहा। तो इसकी अगर मैं इमेज आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, पैरेलल वेनेशन है। इसमें ये पत्ती है, पत्ती में किस प्रकार की शिराएं हैं, पूरी सीधी हैं, सीधी आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी कैसी शिराएं हैं,
सीधी आपको सिराएं देख रही हैं और यहाँ पे एक दूसरे को कोई काट नहीं रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक जाली का निर्माण कर रहा है और यहाँ पे जो शिराएं हैं वो सीधी हैं, यहाँ पे जो शिराएं हैं वो क्या हो रही हैं, जैसे कि शाखाएं निकलती हैं अलग अलग जगह से क्या हो रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं, उस प्रकार की यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पैरेलल वेनिशन में क्या हो रहा है, जो रेखाएं हैं वो सीधी हैं। तो कितनी प्रकार की पत्ती हमारे पास आई हैं, 2 प्रकार की आई हैं। एक में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी कि जाली का जो जालीदार संरचना होती है, और एक में पैरेलल वेनेशन होता है, यानी समांतर जो शिराएं होती है वो समांतर होती हैं। तो ये हमने पढ़ा पत्तियों के प्रकार के बारे में। उसके बाद कुछ वर्ड और आते हैं जिसे हम नोड कहते हैं। नोड क्या होते हैं, जिन स्थानों पर पत्तियां और शाखाएं तने से जुड़ती हैं उन्हें नोड कहते हैं। यानी कि वह स्थान जहाँ पे जो पत्ती होगी वो स्टेम से जुड़ेगी उसे हम नोड कहेंगे। उसके बाद इंटरनोड आता है कि 2 नोड्स के बीच तने के भाग को इंटरनोड कहा जाता है। अब जो इंटरनोड है ये किसका पार्ट है, ये तने का भाग है। इंटरनोड में क्या होता है कि जो स्टेम होता है, स्टेम में क्या होते हैं, इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, तो ये स्टेम का भाग है। पत्ती के कितने भाग आपके पास आए, पत्ती के 2 भाग, यानी कि 2 प्रकार हमारे पास आए, जालीदार आया और समांतर आया। तो आप दोनों ही डेफिनेशन को नोट करेंगे। उसके बाद मैं इमेजेस आपको दूंगी और आप इमेजेस को भी वैसे ही बनाएंगे जैसा आपने पिक्चर में देखा है, उसी प्रकार की इमेज आप बनाएंगे। चलिए, तो आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब मैं आपको इमेजेस यहाँ पे दिखाऊंगी। आप क्या करेंगे, इमेजेस को बनाएंगे। जहाँ पे आपने रेटिकुलेट वेनिशन यानी जालीदार संरचना की डेफिनेशन लिखी है वहां पे आप ये वाली संरचना बनाएंगे, और जहाँ पे आपने पैरेलल वेनिशन की जो डेफिनेशन है वो लिखी है वहां पे आप ये वाली संरचना बनाएंगे। साथ ही आप देखेंगे, जब भी आप घर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप पत्तियों को उठा के देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, जालीदार संरचना है, किसमें समांतर संरचना है। तो ये जो पिक्स है इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि पत्तियों के बारे में कि पत्तियों की जो संरचना होती है वो किस किस प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे कि जो पत्तियां होती हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सेकंड हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी फंक्शन ऑफ लीफ। यहाँ पे क्या आएगा, पत्तियों के कार्य हमारे पास आएंगे। तो पत्तियों के यहाँ पे मेनली आपको 2 कार्य दिए गए हैं। सबसे पहला है वाष्पोत्सर्जन और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आप पढ़ेंगे, यह पत्तियों की सतह से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। क्या हो रहा है वाष्पोत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पौधे में जो पानी प्रेजेंट होता है, आप पौधे को पानी देते हो और जितना भी आप पानी पौधे को देते हो वो सारा ही पानी पौधा यूज नहीं करता है। उसमें से कुछ अमाउंट क्या होता है पौधे के द्वारा यूज हो जाता है, और जितना और जो बचा हुआ पानी होता है वो क्या होता है, वाष्प यानी भाप के रूप में उड़ जाता है। तो पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस हो रही है कहाँ पे हो रही है, पत्तियों में हो रही है, लीफ में हो रही है। लीफ में क्या आते हैं, जब आपने पत्ती को ऐसे करके देखा होगा तो आपने छोटे छोटे बहुत छेद देखे होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या आता है, स्टोमेटा से जो पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, वो भाप की फॉर्म में उन स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, इसी प्रोसेस को हमने कहा वाष्पीकरण। तो ये जो वाष्पीकरण हो रहा है वो पत्तियों के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे पत्तियों का सबसे पहला कार्य क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। अब हम जानेंगे ट्रांसपीरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जो पानी है वो भाप के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यदि वहाँ पे क्या होगा, अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो वहाँ पे पानी का ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यानी ज़्यादा पानी पौधे में इकट्ठा हो जाएगा जो कि पानी के लिए हानिकारक होता है। सेकेंड क्या होता है, जब वाष्पोत्सर्जन होगा, जब पानी ऊपर की ओर आएगा तो हम जानते हैं कि जो पानी होता है, जब भी आपने पौधों को पानी दिया तो आपने उनके जड़ों में पानी डाला। हम हमेशा जड़ों में ही पानी देते हैं। तो क्या होता है, जो जड़ें होती हैं पानी को अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और जड़ों के द्वारा वो जो पानी होता है वो तनों में भी जाता है, पत्तियों में भी जाता है, और हर एक पार्ट में जाता है प्लांट के। तो ये किस प्रकार से पहुंचता है, क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो पत्तियों से पानी बाहर निकलता है भाप के रूप में। जब पानी बाहर निकल रहा है तो पानी पे एक खिंचाव महसूस होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक पत्ती देखी, यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा यानी छिद्र है, और ये क्या है, तना है।
अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पानी आ रहा है इस प्रकार से। अब पानी क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, नीचे का जो पानी है वो ऊपर की ओर आता रहेगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, जो जड़ से जो पानी है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जो हमारे पास फंक्शन आता है वो आता है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पत्तियां क्या करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती हैं, किसके लिए, पौधे के लिए। तो जब भी यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है पत्तियों में, तो किस किस चीज की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना होता है। सबसे पहला होता है सूर्य का प्रकाश, सेकेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड होता है पानी यानी कि जल, और लास्ट होता है क्लोरोफिल। क्या क्या मैंने आपको बताया यहाँ पे, सबसे पहला आपको बताया गया है सूर्य का प्रकाश। सेकेंड आपको बताया गया है जल यानी कि पानी। पानी को हम कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं, ये क्या है, जल है। और थर्ड आपको बताया गया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर आपको बताया गया है क्लोरोफिल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य से मिलता है पौधे को। पौधा क्या करता है, पत्ती क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर देती है। लेकिन जल जो कि क्या होता है, मिट्टी में जो जल होता है, मिट्टी से जो जल रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और पत्तियों तक पहुंचता है। CO2 क्या आती है, CO2 भी कहाँ से हमें कहाँ से पौधे को मिलती है, वातावरण से मिलती है। और किसके द्वारा मिलती है, पत्ती के द्वारा। यानी कि सूर्य का प्रकाश भी पत्ती ही एब्जॉर्ब कर रही है। और जो CO2 होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे पत्ती एब्जॉर्ब कर रही है। और जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है, पत्ती में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है, उसके लिए इन चार चीजों की आवश्यकता है। और इन चार चीजें यहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, जो आप पत्तियों का हरा रंग देखते हो वो क्यों देखते हो, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए पत्तियां कैसे दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं। तो ये हमने क्या जाना, हमने जाना अगर आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्या जानेंगे, हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, वायु और जल की सहायता से भोजन का संश्लेषण करती हैं, यानी कि भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया पत्तियों का कार्य। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है रूट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, आपने उन भागों का नाम पढ़ा। अब हमने फिर क्या क्या उन भागों को डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले हमने तने के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शन देखे, यानी कि उसके कार्य देखे। लेकिन हमने पत्ती के बारे में जाना और हमने जाना कि पत्ती के क्या क्या जो स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं। आपको दो संरचनाएं याद रखनी है, क्योंकि आगे भी उन संरचनाओं के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। कौन कौन सी थी, रेटिकुलेट वेनेशन था और पैरेलल वेनेशन था। इसके बाद हमारे पास क्या आया है, रूट आया है, यानी कि जड़ आया है। तो जड़ के बारे में आप पढ़ेंगे कि जो जड़ होती हैं, आप पढ़ेंगे जड़ें ज्यादातर पौधे की भूमिगत हिस्सा होती हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जड़ें होती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था जो मिट्टी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहां पे क्या पाई जाती हैं, जड़ पाई जाती हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो जड़ें होती हैं वो भूमिगत हिस्सा होती हैं किसी भी प्लांट का। भूमिगत का मतलब क्या होता है कि जो भूमि के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आया है उसमें आप देखेंगे वे मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। वे मतलब वे यानी कि जड़, जड़ क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को भी अवशोषित करती है और खनिज लवणों को भी अवशोषित करती हैं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो जल की जो आवश्यकता है वो कहाँ से हमें मिल रहा है, वो हमें जड़ों से मिल रहा है, यानी कि रूट से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे वे पौधे को सीधा रखने के लिए मिट्टी को मजबूती से पकड़ते हैं। यानी कि जो जड़ें होती हैं, जो प्लांट हम देखते हैं वो क्या होता है, सीधा खड़ा रहता है, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। कैसे स्थिर रहता है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मजबूती से मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती है। और इसीलिए क्या होता है, जो पेड़ होता है वो खड़ा होता है। ये आप क्या पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि रूट के क्या क्या कार्य होते हैं।
और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है उसमें आपको बताया गया कि कुछ जड़ें भोजन को संग्रहित करती हैं और मोटी हो जाती हैं। कुछ जड़ें क्या होती हैं, जैसे कि भोजन का निर्माण कहाँ पे हुआ, पत्तियों पे हुआ। पत्तियों से जो भोजन है फिर वो कहाँ पे, रूट में गया, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, भोजन एकत्रित हो जाता है, स्टोर हो जाता है और जड़ें क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो ये आप नोट कर सकते हो। आपने क्या करना है, पहले पत्ती के कार्य नोट करने हैं, उसके बाद आपने रूट हेडिंग डालनी है और रूट के जो फंक्शन होते हैं उसे नोट करना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास जड़ों के अलग अलग प्रकार आए हैं। तो सबसे पहले जो जड़ों के जो प्रकार होते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जड़ों के प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जो जड़ हमारे पास आती है वो है रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ों को हमने क्या कहा, फाइब्रस रूट कहा। अब क्या होती है फाइब्रस रूट, आप देखेंगे घास जैसे पौधे में जड़ की शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, ऐसी जड़ों को रेशेदार जड़ें कहा जाता है। सबसे पहले आपको क्या नाम याद रखना है, आपको नाम याद रखना है, जड़ों के दो प्रकार होते हैं, रेशेदार जड़ें यानी कि फाइब्रस रूट, और दूसरा होता है मूसला जड़ें यानी कि टैप रूट। तो रेशेदार जड़ों में आपको क्या बताया जा रहा है, जो रेशेदार जड़ें होती हैं वो घास में पाई जाती हैं, यानी कि घास में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। और क्या होता है इनमें, इसमें जो जो जड़ की जो शाखाएं होती हैं, जो जड़ें जो निकलती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ों को हम रेशेदार जड़ें कहते हैं या फिर फाइब्रस रूट कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इमेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइब्रस रूट की आपको इमेज दिखाई गई है। ये तना है और तने के आधार से क्या निकल रही है, जड़ें निकल रही हैं। तो किस प्रकार की जड़ें निकल रही, रेशेदार, यहाँ पे आपको बड़ी बारीक जो धागेनुमा जो संरचना है वो आपको दिखाई दे रही है और बहुत सारी यहाँ पे निकल रही है, यानी फाइब्रस रूट है, फाइब्रस यानी रेशेदार, बहुत सारे रेशे निकल रहे हैं और कैसे हैं, बहुत पतले पतले हैं, पतले पतले हैं। प्लस आप देखेंगे कि ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, क्या रहे हैं, ऊपर ही ऊपर है और रेशेदार जड़ें हैं। तो आप इस प्रकार की जड़ों को देख सकते हो। आपने क्या करना है, कोई भी आपने पौधा देखा या घास का या किसी भी चीज का, घास के पौधे को आपने उखाड़ा तो इस प्रकार की जड़ आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं, बहुत सारी रेशेदार आपको जड़ देखने को मिलेगी और वो क्या होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती हैं। किसमें पाया जाता है, ये घास में पाया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि घास में किस प्रकार की पत्ती पाई जाती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे जड़ और पत्ती में संबंध देखेंगे, यानी कि अगर पत्ती रेटिकुलेट, पत्ती में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसमें रूट में किस प्रकार का जो जड़ है वो किस प्रकार की पाई जा रही है। तो पहले हमने क्या देखा, हमने देखा रेशेदार जड़ें, जिसे हमने क्या कहा, फाइब्रस रूट कहा। सेकेंड जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं मूसला जड़ या फिर टैप रूट। अब टैप रूट में क्या होता है, तो आप देखेंगे कुछ पौधों में जमीन के नीचे एक मोटी संरचना से जड़ की शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें मुख्य या प्राथमिक जड़ कहा जाता है। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। अब क्या हो रहा है, जो टैप रूट में क्या होता है कि जो तने के नीचे से एक जो थिक स्ट्रक्चर निकलता है, एक मोटा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम मेन रूट कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टेम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक थिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक मोटा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा मेन रूट। मेन रूट यानी कि ये मुख्य जड़ है। अब मुख्य जड़ के आसपास से फिर क्या निकलती हैं, कुछ संरचनाएं निकलती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे, आपके हमारे पास जड़ रोम आएंगे, पार्श्व जड़ें आएंगी। तो मेनली हमने क्या देखा, यहाँ पे एक मोटी संरचना है बीच में, और कहाँ है, ये बहुत डीप जा रही है, बहुत नीचे को जा रही है। अगर आप दोनों इमेजेस की यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, बहुत बारीक क्या है, धागेनुमा संरचना के रूप में आपको जड़ दिखाई दे रही है, जो क्या होती है, कोमल होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो जड़ है, ये जड़ मोटी है और बहुत गहराई में यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे क्या है, बहुत गहराई तक गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो जड़ होगी स्ट्रांग होगी। अगर ये जड़ स्ट्रांग है तो इसका मतलब इसका जो पौधा है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कोई पेड़ हो सकता है। और अगर इसमें फाइब्रस रूट है, इसकी जो रूट है, जड़ें हैं वही कमजोर हैं, तो इसका मतलब इसका जो प्लांट होगा वो क्या होगा, घास होगा। तो आपने क्या देखा, फाइब्रस रूट कहाँ पे पाई जा रही है, घास में पाई जा रही है। और टैप रूट कहाँ पे पाया जा रहा है, टैप रूट पाया जा रहा है कि
वृक्षों में, पेड़ों में, जो बड़े पेड़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रूट है, दो प्रकार की रूट है हमारे पास। एक तो मेन रूट है, एक तो मुख्य रूट आती है, मुख्य जड़ आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्श्व जड़ें भी निकलती है। पार्श्व जड़ें क्या होती हैं, जो इसके आसपास से ये जो संरचनाएं निकल रही हैं, इसे हमने क्या कहा, पार्श्व जड़ें कहा। तो हमारे पास जड़ के कितने प्रकार आए, हमारे पास जड़ के दो प्रकार आए। सबसे पहला आता है फाइब्रस रूट और सेकेंड है टैप रूट। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है जड़ रोम, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, यानी कि जड़ के जो बाल होते हैं, जिस प्रकार से हमारे बाल होते हैं बहुत पतले होते हैं, बारीक धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, उसी प्रकार से जड़ से भी क्या निकलती है, कुछ धागेनुमा संरचनाएं निकलती है जो बहुत पतली होती हैं। तो उसे हमने क्या कहा, जड़ रोम कहा। तो आप पढ़ेंगे जड़ की शाखाओं पर महीन बाल जैसी संरचनाएं जड़ रोम कहलाती हैं। आपने देखा भी होगा, आपने एक मोटी सी जड़ देखी होगी और उसके आसपास से बहुत महीन जो बाल जैसी जो संरचनाएं होती हैं वो आपने देखा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूट हेयर या फिर जड़ रोम। और इसके बाद जो हमारे पास एक और हेडिंग आती है जिसे हमने क्या कहा, पार्श्व जड़ें कहा या लेटरल रूट कहा। इसमें क्या आता है, मूसला जड़ पर छोटी जड़ें पार्श्व जड़ें कहलाती है। और मूसला जड़ कौन है, टैप रूट है। टैप रूट कौन है, जो रूट बहुत मोटी थी और बहुत गहराई में जा रही थी, यानी ये वाली जो रूट है वो कैसी है, टैप रूट है। इसके आसपास से क्या निकल रही है, ये जो संरचनाएं निकल रही हैं, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा पार्श्व जड़ें या फिर लेटरल रूट कहा। अब इन लेटरल रूट पे भी बहुत महीन ऐसे धागेनुमा संरचनाएं निकली होती हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें टैप रूट की, तो सबसे पहला होगा मेन रूट होगी, यानी मुख्य जड़ होगी। फिर क्या उनकी पार्श्व जड़ें होती हैं जिसे हम लेटरल रूट कहते हैं। पार्श्व जड़ों पे क्या होते हैं, जड़ रोम होते हैं, यानी कि रूट हेयर होते हैं। आपने दोनों जड़ों का कंपैरिजन करना है कि कौन सी जड़ क्या है, यहाँ पे मजबूत है, कौन सी जड़ कोमल है। अगर हम फाइब्रस रूट की हमने बात की तो उसके एग्जाम्पल में हमने देखा जो घासों की जो जड़ें होती हैं बहुत फैली हुई होती हैं, वो क्या होंगी, बहुत फैली होंगी लेकिन गहराई में नहीं जाएंगे। अगर हम टैप रूट की बात करें तो टैप रूट ज्यादा फैला हुआ नहीं होता है बल्कि गहराई में जाता है, क्योंकि टैप रूट किस में पाया जा रहा है, वृक्ष में पाया जा रहा है, पेड़ों में पाया जा रहा है। तो उसे क्या करना है, अगर वृक्ष है बहुत बड़ा जो वृक्ष है तो उसे स्टेबल रखना है, उसे स्टेबल रखने के लिए ज्यादा गहराई में रूट को जाना पड़ेगा। तो ये आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा जड़ों के प्रकार के बारे में। इन दोनों ही प्रकार को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, साथ ही आप डायग्राम को भी यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, ये तो पढ़ा हमने जड़ के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तने के बारे में पढ़ लिया, हमने पत्ती के बारे में पढ़ लिया, अब हमने जड़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे जो जड़ और पत्ती होती है उसमें किस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन है, दोनों में संबंध होता है, किस प्रकार से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आपके पास क्या है, इमेज आपके पास आई है। इमेज में सबसे पहला जो पौधा आपको दिखाया गया है, पौधे में आपको दो चीजों के नाम दिखाए गए हैं। पहला आपको पत्ती का नाम दिया गया है, दूसरा आपको रूट का नाम दिया गया है। यानी आपको बताया गया है कि किस प्रकार की पत्ती के साथ किस प्रकार की रूट पाई जाती है। सेम आपको दूसरी इमेज में भी यही दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस वाली इमेज को देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लीफ है इसमें कैसा वेनेशन पाया जा रहा है, पैरेलल वेनेशन पाया जा रहा है, जिसे हमने क्या कहा था, समांतर कहा था। समांतर में क्या हमने पाया था कि यहाँ पे जो शिराएं हैं वो ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, यानी कि लंबाई में शिराएं होती हैं। तो किस प्रकार की पत्तियां पाई जा रही हैं, पैरेलल वेनेशन है। और क्या होगा, ये घास का एक पौधा होगा। अगर हम इसकी जड़ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे इसकी भी जड़ देखेंगे और इसकी भी जड़ देखेंगे। दो प्रकार की जड़ हमने पढ़ी थी। हमने कहा था टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट क्या होता है, ज्यादा गहराई में जाता है। फाइब्रस रूट ज्यादा गहराई में नहीं जाता है बल्कि ज्यादा फैला हुआ होता है, चौड़ाई में फैला होता है। दोनों में से कौन चौड़ाई में फैला है, ये वाला फैला है, यानी कि ये रूट कौन सी होगी, फाइब्रस रूट होगी। फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जो जड़ होती हैं। तो क्या आपने देखा पैरेलल वेनेशन हो रहा है, समांतर जो संरचना है पत्ती की उसके साथ किस प्रकार की रूट है, फाइब्रस रूट है। क्यों है, क्योंकि हमने कहा था कि जो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है वो घास की पत्तियों में पाया जाता है। घास की पत्तियां, घास का जो पौधा होता है कैसा होता है, छोटा सा होगा। अगर वो छोटा सा है तो उसकी जड़ों को बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधा बहुत हल्का होगा। तो उसकी जड़ें कैसे होंगी, फाइब्रस होंगी, रेशेदार होंगी, जड़ें कोमल होती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और फैली हुई होती हैं चौड़ाई में। जैसे कि आप ये देख रहे हो, चौड़ाई में फैली हुई है। तो क्या हमारे पास क्या है, पैरेलल वेनेशन के साथ किस प्रकार की जड़ आएगी, उसके साथ आएगी फाइब्रस रूट। नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज आती है, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, पत्ती की जो संरचना है वो रेटिकुलेट वेनेशन है।
रेटिकुलेट वेनेशन यानी जालीदार संरचना यहाँ पे पाई जा रही है। अब जब पत्ती की जो जालीदार संरचना है तो यहाँ पे अगर हम रूट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेन रूट भी हमें दिखाई दे रही है, जो लेटरल रूट भी हमें दिखाई दे रहे हैं, रूट हेयर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो जड़ होगी ज्यादा गहराई में जाएगी, ज्यादा गहराई में जाएगी। तो क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है। हमने जब बात की थी रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ पे पाया जाता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, वहां पे क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जालीदार संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अगर वो बड़े बड़े वृक्ष होंगे तो उनकी जड़ों को मजबूत होने की आवश्यकता होगी, उन्हें ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता होगी, यानी कि डीप जाएंगे, ज्यादा गहराई में जाएंगे, तभी तो वो जो पेड़ है उसे स्थिर रख पाएंगे, उसे स्टेबल रख पाएंगे। तो रेटिकुलेट वेनिशन जालीदार संरचना के साथ किस प्रकार की रूट आई है, टैप रूट आई है, जिसे हमने मूसला जड़ कहा था। तो मूसला जड़ यानी कि टैप रूट कैसी होती है, बहुत गहराई में जाती हैं और क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। तो यही हमारे पास आया कि किस पत्ती के साथ कौन सी जड़ आएगी। तो यही आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे जो जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधे में मूसला जड़ होती है, यानी रेटिकुलेट वेनिशन के साथ टैप रूट यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे क्या होगा, जो समांतर सिरा विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास यानी पैरेलल वेनिशन वाली पत्तियों वाले पौधे में रेशेदार जड़ें होती हैं, यानी कि फाइब्रस रूट होती हैं। तो आपने क्या पढ़ा, आपने देखा प्लांट्स हैविंग लीव्स विद अ रेटिकुलेट वेनिशन हैव टैप रूट। रेटिकुलेट वेनिशन के साथ कैसी रूट आ रही है, टैप रूट आ रही है। रेटिकुलेट वेनिशन कैसा है, जालीदार है। टैप रूट कैसा है, मूसला जड़ है। लेकिन आपने देखा प्लांट्स हैविंग लीव्स विद अ पैरेलल वेनिशन हैव फाइब्रस रूट। अब पैरेलल वेनिशन के साथ यानी कि जो समांतर जो संरचना है पत्ती की, उसके साथ कैसी रूट आ रही है, फाइब्रस रूट आ रही है, यानी कि रेशेदार रूट आ रही है, रेशेदार जड़ें आ रही हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा जड़ और पत्ती का जो संबंध है वो किस प्रकार से है। आप दोनों की डेफिनेशन को नोट करेंगे, साथ ही आपने यहाँ पे जो इमेज है उसका भी डायग्राम बनाना है। आपने लीफ और रूट दोनों की लेवलिंग करनी है कि किस प्रकार की रूट के साथ किस प्रकार की लीफ यहाँ पे पाई जाती है। चलिए, तो ये आपने पढ़ा कि जो पौधे के अलग अलग जो भाग होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है, यानी क्या कार्य होता है, किस प्रकार की उनकी संरचनाएं होती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो फूल होता है यानी फ्लावर होता है उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली क्लास में। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।